देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। क्या है पूरा मामला? दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते बड़ा फैसला। 13 नवंबर से एक हफ्ते के लिए लागू होगा ऑड इवन। राजस्थान चुनाव में अधिक सीटों की मांग, संबल पर दावा। इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी अब दिखा रहे तेवर। अमित शाह के दौरे के बाद कास्ट वॉर तेज, बिहार सरकार को किस बात पर आपत्ति? तेलंगाना सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस की महाराष्ट्र में एंट्री। ग्राम पंचायत के चुनाव में जीती 15 सीट। अब खबरें विस्तार से। 30 हजारी कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था। सुनीता केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को समन जारी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह रोक 1 फरवरी 2024 तक लगाई है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए इसे 1 फरवरी को सूचीबद्ध किया और आदेश दिया। इस फैसले से कई सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए इसे लागू करने पर रोक रहेगी। बता दें, 30 हजारी कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था। सुनीता केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने जनप्रतिनिधि यानी आरपी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। बीजेपी नेता ने दावा किया था कि सुनीता केजरीवाल साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र यानी संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में मतदाता के तौर पर पंजीकृत थी और वह दिल्ली में चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में भी पंजीकृत थी, जो आरपी अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि झूठी घोषणाएं करने से संबंधित अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराध के लिए सुनीता केजरीवाल को दंडित किया जाना चाहिए। सुनीता केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील रेबेका जॉन ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2 मतदाता पहचान पत्र रखना कोई अपराध नहीं है और इस बात की कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई गलत बयान दिए थे। दिल्ली में पॉल्यूशन का प्रकोप लगातार बढ़ता रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं कि सड़क पर चलते वक्त ऑड इवन से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना होगा। दिल्ली में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। इसकी समीक्षा आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 13 अक्टूबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते के लिए दिल्ली में ऑड इवन लागू होगा। पर्यावरण मंत्री ने ये भी कहा कि अगर एक हफ्ते तक ऑड इवन का असर दिखता है तो उसे पॉल्यूशन कम करने के लिए आगे भी लागू किया जाएगा। ऑड वाले दिन ऑड नंबर 0, 2, 4, 6, 8 वाली गाड़ियां और इवन वाले दिन इवन नंबर 1, 3, 5, 7, 9 वाली गाड़ियां चलेगी। दिल्ली में पॉल्यूशन और ना बढ़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज की बैठक में अहम फैसले लिए गए। दिल्ली में पिछले 30 अक्टूबर से पॉल्यूशन के स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ते पॉल्यूशन का मुख्य कारण हवा में ठंड का बढ़ना और हवा की रफ्तार है। आज कुछ सुधार हुए हैं और आज AQI 436 रहा। दिल्ली के अंदर पूरे 365 दिन पॉल्यूशन को कम करने के लिए विंटर और समर एक्शन प्लान के तहत काम किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने सभी रिपोर्ट रखी गई है, जिसमें अब तक क्या किया गया है और आगे क्या किया जाएगा शामिल है।
12,769 जगहों का निरीक्षण किया जा चुका है। ग्रीन दिल्ली ऐप पर 1646 शिकायतें दर्ज हुई है। हमने 1581 शिकायत पर एक्शन लिया है। पानी के छिड़काव के लिए 346 गाड़ियों को लगाया गया है। गोपाल राय ने ये भी कहा कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि जरूरी चीजों और सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को राहत मिलेगी, लेकिन बाकी सभी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आज निर्णय लिया गया है कि क्लास 6 से 12 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। सिर्फ उन्हें छूट है जिनकी परीक्षा चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी अब अपने तेवर दिखाने लगे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में हर मुंह अपना दावा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मध्य प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, वहीं राजस्थान में जयंत चौधरी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया के जितने मुंह उतने सिर सुनाई देने लगे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव 65-15 का फॉर्मूला देते दिख रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से सीनियर नेताओं का मोहभंग हो रहा है। सपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया जा रहा है। वहीं जाट वोट बैंक के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाली राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी अपनी अलग राजनीति करते दिख रहे हैं। राजस्थान में वे अतिरिक्त सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं यूपी में भी उनकी दावेदारी उन सीटों पर होने लगी है जिस पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। दरअसल संभल पहुंचे रालोद अध्यक्ष ने इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव 2024 में 12 से 15 सीटों की डिमांड कर रहा है। मतलब पश्चिमी यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य दलों की एंट्री रालोद नहीं चाहता है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, इंडिया की जीत के दावे करते हैं और अब उनकी नजर अपना गढ़ मजबूत बनाने की ओर है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से भी जयंत के मतभेद की खबर आई। अब वे संभल सीट पर दावा करते दिख रहे हैं। यह सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के पाले में गई थी। बीच में जयंत ने कांग्रेस से निकटता के दावे किए जाने लगे थे, लेकिन अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में जयंत कांग्रेस के सामने खड़े होते दिख रहे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी रालोद का कांग्रेस के साथ राजस्थान चुनाव में गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन के तहत कांग्रेस ने रालोद को एक सीट दी है। अब इसको लेकर जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। संभल में उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हमारा अपना बेस वोट बैंक है, हमें जितनी सीट दी गई है हम उससे अधिक की उम्मीद कर रहे हैं। अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई है, हम गठबंधन के लिए बातचीत करेंगे, अतिरिक्त सीटों की मांग करेंगे। दरअसल जाट बहुल सीटों पर जयंत चौधरी दावा करते दिखते हैं। जयंत चौधरी के निशाने पर लगातार भाजपा बनी हुई है। संभल में कमेरा सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा का विरोध करने वाले भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा गंगाजल है जिसे किसी भी कथित भ्रष्टाचारी पर छिड़क कर उसे पाक साफ बना दिया जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसी किसान की आय दुगनी नहीं हुई। जयंत ने भी आजम खान के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजम खान को फंसाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जयंत चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहीं के लोगों से अपने संबंध बताते हैं। मुझे लगता है कि किसानों को छोड़कर उनका सभी से रिश्ता है। किसानों से तो ऐसा प्रतीक होता है कि वो उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। आज प्रदेश में गन्ना मिल चालू हो गई है, लेकिन सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया। यह किसान समाज के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि आलू किसान की दुर्गति इस सरकार में हो रही है। आलू की फसल तैयार होती है तब किसान से बहुत सस्ता आलू खरीदा जाता है, बाद में इसे महंगा बेचा जाता है। आलू प्रोसेसिंग भी नहीं होती है। जयंत ने कहा कि विपक्षी गठबंधन अपने एजेंडे में MSP का किसानों को लाभ दिलाने की व्यवस्था बनाने को शामिल करेगा। अग्निवीर योजना को समाप्त कर जो जवान भर्ती हुई है उनको पक्की नौकरी एवं भविष्य में सैनिकों की भर्ती की पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार देश को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बताती है। अगर ऐसा है तो हम सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को
पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने पर चौधरी चरण सिंह किसान निधि का गठन करेंगे, इससे किसानों को लाभ मिलेगा। अमित शाह के जातीय सर्वेक्षण में गड़बड़ी के आरोप पर बिहार सरकार से जुड़े नेताओं ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि अनुमान लगाने से कुछ नहीं होता। रविवार को मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कास्ट सर्वे में जानबूझकर मुस्लिमों और यादवों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर कड़ी आपत्ति जताई है। शाह ने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जाति सर्वेक्षण में जानबूझकर मुस्लिमों और यादवों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया है। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में भाजपा की रैली में शाह का संबोधन तर्कहीन था। जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये अशोभनीय था। यादव ओबीसी समूह में है, ये तथ्य सभी को पता है। फिर भी गृह मंत्री ने दावा किया कि अन्य ओबीसी को उनका हक देने से इनकार करने के लिए उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। इस तर्क का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को ये भी बताना चाहिए था कि उनके दावों का आधार क्या है। अगर उन्हें लगता है कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़े गलत है तो उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि सटीक आंकड़े क्या हो सकते हैं। वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। उन्होंने अमित शाह के इस दावे का मजाक उड़ाया कि भाजपा ने जाति सर्वेक्षण कराने के निर्णय का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि अगर उनका तर्क ये है कि फर्जीवाड़ा यानी डेटा के संकलन में फर्जीवाड़ा हुआ है तो क्या वे स्वीकार कर रहे हैं कि वे भी इस धोखाधड़ी में शामिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने सर्वेक्षण कराने का निर्णय तभी लिया जब केंद्र ने जाति जनगणना के लिए अपनी अनिच्छा स्पष्ट कर दी थी। मुख्यमंत्री के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक विजय चौधरी ने आरोप लगाया कि वो यानी भाजपा ये दावा करते हैं कि वे जातिवाद से ऊपर है, लेकिन शनिवार को गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कुछ समुदाय का नाम लेकर सामाजिक विभाजन के माध्यम राजनीतिक लाभ हासिल करने का एक कुत्सित प्रयास किया है। अमित शाह के आरोपों को नकारते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर किस आधार पर वे आरोप लगा रहे हैं। ये लोग अकबका गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे मांगने पर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी ने कहा कि गृह मंत्री को बताना चाहिए कि वे किस आधार पर बोल रहे कि जातीय जनगणना में संख्या बढ़ाई या घटाई गई है। बिहार सरकार के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है, उनके पास कौन सा आंकड़ा है। सिर्फ अनुमान लगाने से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। तेजस्वी ने सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी की संख्या नहीं बढ़ा दी गई होती। उन्होंने कहा कि अमित शाह को बोलना क्या था और बोलकर क्या गए। वो आ रहे हैं हम लोगों को यही फायदा पहुंचाने। धन्य हो अमित शाह, बार बार आते रहे। अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर की एक रैली में कहा था कि नीतीश सरकार ने जातीय सर्वे में लालू प्रसाद के दबाव में यादवों और मुसलमानों की संख्या जानबूझकर बढ़ाकर दिखाई। महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत चुनाव में सत्ताधारी महायुति की सरकार को लीड मिली है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के अजित गुड ने कांग्रेस की अगुवाई वाले शिवसेना यानी यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को करारी शिकस्त दी है। लेकिन इन चुनाव में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की महाराष्ट्र में एंट्री हुई है। तेलंगाना राज्य विधानसभा चुनाव के बीच में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने महाराष्ट्र में अपनी एंट्री की है। राज्य की ग्राम पंचायत चुनाव में कई चौंकाने वाले नतीजे में कुछ जगहों पर उलटफेर हुआ है। राज्य में शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के खेम को बड़ी सफलता दी है। इसके बीच में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी बीएसआरएस को काफी सफलता मिली है। यहाँ पर बीआरएस ने कांग्रेस को झटका दिया है। केसीआर की पार्टी ने विदर्भ और सोलापुर को मिलाकर ग्राम पंचायत की 15 सीटें जीती है। राव की पार्टी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले के गढ़ में जोरदार प्रदर्शन भी किया है। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने कुछ महीने पहले मराठवाड़ा और विदर्भ में बैठक की थी। ग्राम पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी को मिली जीत इसका नतीजा मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिले। केसीआर के मिशन महाराष्ट्र की पंचायत में एंट्री हो गई है।
पार्टी ने पहली बार यहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव लड़े थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि यह पार्टी भविष्य में बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। ग्राम पंचायत के चुनाव में जिस तरह से केसीआर की पार्टी को महाराष्ट्र में एंट्री मिली है, ऐसे में अटकलें हैं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी महाराष्ट्र के मिशन को तेज कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीआरएस आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र होने का फायदा मिला है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीआरएस आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र होने का उन्हें फायदा मिला है, इसलिए वहां पर बीआरएस का इम्पैक्ट दिखा है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने भले ही महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में 15 सीटें जीती है, लेकिन पार्टी को यह जीत तेलंगाना चुनाव के बीच में मिली है, जब केसीआर तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच मुकाबला बना जा रहा है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के बाद दूसरी दक्षिण के दल को एंट्री मिली है। ऐसे में ऐसा भी संभव है कि दोनों पार्टियां एक साथ मिशन महाराष्ट्र पर आगे बढ़े। एआईएमआईएम का महाराष्ट्र में एक सांसद और एक विधायक भी है। भोपाल गैस त्रासदी में आपने अब तक कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन उन 4 गुमनाम हीरोज के बारे में आपको नहीं पता होगा, जिन्होंने भोपाल रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की जान बचाने में मदद की थी। खुद की जान जोखिम में डालकर 4 एपिसोड की ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ रही है जल्द। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक ऐसी त्रासदी हुई थी जिसके जख्म 39 साल बाद भी भरे नहीं है। इस दिल दहला देने वाली घटना में हजारों लोग मारे गए थे जो बच गए। उनमें से कई अंधेपन तो कई अपंगता का शिकार हो गए। उस दुर्घटना को जब भी याद करो रोम रोम सहर उठता है। हादसे के पीछे कई कहानियां हैं, अलग अलग लोगों की जुबानी है। अब एक और कहानी आ रही है गुमनाम हीरोज की। ये 4 एपिसोड की एक वेब सीरीज है जिसका नाम द रेलवे मैन है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसका दिल दहला देने वाला ट्रेलर रिलीज हो गया है। द रेलवे मैन के ट्रेलर में दिखाया गया है कि 4 लोग हैं जो भोपाल रेलवे स्टेशन पर अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई वर्दी में है तो किसी को रेल में नई नई नौकरी मिली है। हर तरफ खुशी का माहौल है। तभी एक हादसा होता है। एक फैक्ट्री में गैस रीसने लगती है। वो गैस हवा में घुल जाती है। कोई सांस लेते ही मौत की आगोश में चला जाता है तो किसी का दम घुटने लगता है। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल मचा होता है। ये 4 लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों की जान बचाते हैं। ट्रेन से लोकेशन पर मौजूदा लोगों को बाहर भेजते हैं तो कहीं और से आ रही ट्रेन को भोपाल आने से रोकते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना नहीं है। जहां पल पल सांस लेना मुश्किल हो रहा था, वहां दूसरों की जान के बारे में सोचना वाकई बहुत दिलेर वाला काम था। डायरेक्टर शिव की इस वेब सीरीज में आर माधवन, के मेनन, देवेंदु शर्मा और बाबिल खान जैसे सितारे हैं। इस शो को आप 18 नवंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रविवार को कैलिफोर्निया के युबा शहर में खालिस्तानियों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया। साथ ही साथ खालिस्तानियों ने पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एएस वैद की हत्या का जश्न भी मनाया। प्रतिबंधित आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के बाद अगले साल 28 जनवरी से शुरू होने वाले खालिस्तान जनमत संग्रह के अमेरिकी चरण की घोषणा की। एसएफजे ने यह घोषणा रविवार को कैलिफोर्निया के युबा शहर में 44वीं वार्षिक सिख परेड में की। इसने 1986 में सिख अलगाववादियों सुखदेव सिंह और हरजिंदर सिंह द्वारा पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एएस वैद की हत्या का जश्न मनाते हुए एक झांकी के साथ अमेरिका वोट की घोषणा की। इससे पहले अक्टूबर में एसएफजे ने कनाडा में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया था। एसएफजे से जुड़े आतंकी सिंह पन्नू ने एक बयान में कहा, चालू वैश्विक खालिस्तान जनमत संग्रह इंदिरा गांधी और जनरल वैद की हत्या करके ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने से लेकर मतपत्र के माध्यम से भारतीय कब्जे से
पंजाब की मुक्ति तक सिख संप्रभुतावादियों की एक उल्लेखनीय यात्रा है। यह घोषणा भारत में नामित आतंकवादी पन्नू द्वारा वैश्विक सिख समुदाय से 19 नवंबर से एयर इंडिया की उड़ान बंद करने के आह्वान के एक दिन बाद आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पन्नू ने कहा, हम सिख लोगों से 19 नवंबर से एयर इंडिया से यात्रा न करने के लिए कह रहे हैं। वैश्विक नाकाबंदी होगी। 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करें, नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने सिख समुदाय से 19 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करने का आह्वान किया। पन्नू ने अपने बयान में कहा, जहां खालिस्तान जनमत संग्रह भारत की क्षेत्रीय अखंडता के दावे को चुनौती देने के लिए है, वही बायकॉट एयर इंडिया का आह्वान भारत के आर्थिक आधिपत्य को तोड़ने के लिए है। एसएफजे का खालिस्तान जनमत संग्रह का दूसरा चरण 29 अक्टूबर को कनाडा के सरे शहर में संपन्न हुआ। इसमें समूह ने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के लिए $1 लाख के इनाम की घोषणा की और खालिस्तान के हिस्से के रूप में दिल्ली के साथ एक नया नक्शा जारी किया। इससे पहले पन्नू ने एक नया वीडियो जारी कर सिखों से एयर इंडिया के विमान में उड़ान नहीं भरने को कहा, क्योंकि उनके जान को खतरा हो सकता है। उसने कहा कि 19 नवंबर को एयर इंडिया को ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। पन्नू के शब्दों में, हम सिखों से एयर इंडिया यात्रा न करने के लिए कह रहे हैं। 19 नवंबर से वैश्विक नाकाबंदी होगी। एयर इंडिया को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिख लोग 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया से यात्रा न करें। पन्नू ने इसके साथ ही सिखों को यात्रा न करने की सलाह दी है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।